6. आज़ादी की बुनियाद, भू राजस्व और जंगल नीतियों के कारण औपनिवेशिक दौर में 100 से अधिक बगावतें अंग्रेजी हुकूमत और उनके सहयोगी राजाओं, जमींदारों, महाजनों, साहूकारों के खिलाफ हुए थे। भारत का शायद ही ऐसा कोई हिस्सा रहा हो जहां आदिवासियों ने विद्रोह न किया हो। औपनिवेशिक दौर में हर दशक में आदिवासियों के संघर्ष को देखा जा सकता है। इसका परिणाम ये हुआ कि आदिवासी कुछ हद तक अपनी स्वायत्तता बचाने और आज़ादी के आंदोलन की बुनियाद रखने में सफल हुए। अंग्रेज़ों द्वारा जमीन और जंगल को निजी संपत्ति में तब्दील करना केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं था, बल्कि यह आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक और आदिवासी मूल्यों पर सबसे बड़ा हमला था। अंग्रेजी नीतियों के कारण आदिवासियों के एक बड़े हिस्से का जमीन और जंगल से रिश्ता टूट गया। वे विस्थापन, गरीबी और भुखमरी के लपेटे में आ गए। विस्थापित आदिवासियों को कुली और मजदूर बनाकर उनका शोषण किया जा रहा था। उन्हें चाय बागानों, रेल परियोजनाओं और खनन क्षेत्रों में जबरन मजदूरी हेतु भेजा गया। सस्ते गिरमिटिया मजदूर के तौर पर भारत के बाहर अंग्रेजी उपनिवेशों में भी भेजा गया। जंगल नीति। जंगल और जमीन आदिवासी जीवन का मूल आधार है। बगैर जंगल को नुकसान पहुंचाए जरूरतों को पूरा करने के लिए जंगल काफी है। भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेजी हुकूमत की स्थापना तक जंगलों में बाहरी दखल नहीं के बराबर था। यदि कोई जरूरत पड़ी भी तो स्थानीय आदिवासियों के साथ आपसी सामंजस्य के बाद उपयोग में लाया जा सकता था। औपनिवेशिक दौर में औद्योगिक जरूरत को पूरा करने और मुनाफे को बढ़ाने के लिए जंगल कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्थायी स्रोत था। कृषि भूमि के बाद जंगलों का दोहन शुरू हो गया था। जंगल पर आदिवासियों के दावों को मालिकाना हक के कानूनी कागजातों के अभाव में छीन लिया गया और वैध दस्तावेजों के अभाव में अतिक्रमणकारी घोषित कर दिया गया। अंग्रेजों ने अपनी साम्राज्यवादी, रणनीतिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जमीन और जंगल का दोहन शुरू किया था। अंग्रेजों ने स्कॉटलैंड और आयरलैंड के अनुभवों के आधार पर जंगलों को साफ कर स्थायी खेती को बढ़ावा दिया। झूम खेती पर प्रतिबंध लगाया। पहाड़ी, बंजर और अन्य प्रकार की अनुपयोगी जमीनों पर भी स्थायी खेती की शुरुआत कर राजस्व वसूलना शुरू कर दिया था। स्थायी खेती से आदिवासियों को नियंत्रण में रखना प्रशासनिक दृष्टि से आसान था। उनकी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकती थी। दूसरी तरफ 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश कारखानों में लकड़ी की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई थथी। आदिवासियों के अधिकारों को सीमित कर दिया और भविष्य में उनके परंपरागत अधिकारों को मान्यता देने की संभावनाओं को लगभग नकार दिया। अंग्रेजी सरकार ने 1865 के वन अधिनियम की कमियों को दूर करने और जंगल पर पूर्ण नियंत्रण के लिए वन अधिनियम 1878 पारित किया। नए अधिनियम ने जंगल को आरक्षित, संरक्षित और ग्रामीण चरागाह में बांट दिया। आरक्षित क्षेत्र व्यावसायिक और इमारती लकड़ी के उत्पादन के लिए इंपीरियल फॉरेस्ट विभाग के नियंत्रण में रखे गए। इनमें आदिवासियों और स्थानीय लोगों के परंपरागत अधिकारों को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। संरक्षित क्षेत्र राज्य नियंत्रित क्षेत्र था। ये व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, लेकिन वनोपज और सीमित दायरों में उपयोग की इजाजत दी गई। ग्रामीण वन ऐसे क्षेत्र थे जहां चरागाह विकसित थे। चरागाह को ठीक से परिभाषित नहीं किया गया। कहने का अर्थ है कि जंगल अब राज्य के नियंत्रण में थे। वन अधिनियम 1878 के अनुसार राज्य द्वारा जंगल की जमीन पर केवल उसी व्यक्ति के अधिकार को मान्यता दी जाएगी जो अपने दावे के पक्ष में कोई कानूनी दस्तावेज पेश करेगा। यदि लोग ऐसा करने में असमर्थ हैं तो उस जमीन पर उनका हर अधिकार स्वतः ही खत्म हो जाएगा। आदिवासियों को जंगल पर अधिकार देने की जगह उनसे कानूनी दस्तावेज की मांग कर अंग्रेजों ने जंगल को राज्य की निजी संपत्ति बना दिया। इस प्रक्रिया से जंगल के संसाधनों पर आदिवासियों का अधिकार खत्म हो गया। औपनिवेशिक शासन के पूर्व में जल, जंगल, जमीन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर निजी मालिकाना हक के कानूनी दस्तावेजों की परंपरा आदिवासी क्षेत्रों में नहीं थी। लिहाजा अंग्रेजों को अपने दावे के पक्ष में कानूनी दस्तावेज पेश करने चाहिए थे, अर्थात आदिवासी परंपराओं के आधार पर अपना दावा करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने उन आदिवासियों से दस्तावेज मांगे थे जिन्होंने इस उपमहाद्वीप में सभ्यता की शुरुआत की, मानव बस्तियां बसाईं और इन जंगलों का संरक्षण करते आ रहे थे। कानून का शासन के नाम पर अंग्रेजों ने आदिवासियों और जंगल के परंपरागत निवासियों के दावों को लगभग समाप्त कर अपने दावों को कानूनी मान्यता प्रदान की। आदिवासियों के अस्तित्व, विरासत, सांस्कृतिक और आर्थिक आधार को लगभग खत्म कर दिया। वन अधिनियम 1878 के अनुसार आरक्षित वन क्षेत्र 14,000 वर्ग मील था। वर्ष 1900 में वो बढ़कर 81,400 वर्ग मील हो गया। अंग्रेजी सरकार ने राज्य संरक्षित जंगल को भी चुपके से आरक्षित जंगलों में परिवर्तित कर दिया तथा आदिवासियों और स्थानीय लोगों का प्रवेश निषेध कर दिया। इस क्षेत्र में वनोपज के उपयोग को कानूनन अपराध घोषित कर दिया गया। सामंतों, जमींदारों और मालगुजारों के निजी वन क्षेत्र, मध्य प्रांत के जंगल का 20% को संरक्षण और काश्तकार, उपभोक्ता अधिकार के नाम पर वन विभाग ने अपने नियंत्रण में ले लिया। वर्ष 1927 में नया वन अधिनियम लागू किया गया।
इसमें राज्य के अतिरिक्त किसी के भी द्वारा जंगल से लकड़ी काटने, भूमि सुधार करने अथवा जिसे राज्य वन संसाधनों को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधि माने को अपराध घोषित कर दिया। इस अधिनियम में वन विभाग के अधिकारियों की शक्तियों को बढ़ा दिया गया। नए वन अधिनियम में स्पष्ट तौर पर कहा गया कि कोई भी व्यक्ति वन में निजी संपत्ति का दावा इस आधार पर नहीं करेगा कि वह वहां पर निवासरत है। कोई भी व्यक्ति इस आधार पर भी निजी संपत्ति का दावा नहीं कर सकता है कि उसके पूर्वज उस स्थान पर बहुत पहले से रहते आए हैं। ऐसे लोगों का जंगल के उत्पादों पर भी कोई अधिकार नहीं होगा। नए अधिनियम में किसी भी सामूहिक भूमि अथवा वन भूमि को सरकारी भूमि में बदलने का अधिकार भी सरकार को दिया गया। यदि कोई व्यक्ति इस तरह की किसी भी जमीन पर 3 महीने की समय सीमा के अंतर्गत अपना मालिकाना हक का दावा कानूनी दस्तावेजों के साथ नहीं करता है तो भूमि सरकार की मानी जाएगी। अंग्रेज सरकार सार्वजनिक उद्देश्य आज़ादी के बाद राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के नाम पर किसी भी निजी जमीन का अधिग्रहण कर सकती थी। 1867 में इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस की शुरुआत हुई ताकि व्यवस्थित तरीके से जंगल पर नियंत्रण स्थापित हो। अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपनी निर्माण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत में टिम्बर ब्रांच और द्वितीय विश्व युद्ध में टिम्बर डायरेक्टरेट की स्थापना की। आदिवासी समुदाय पूर्णतः जंगल पर निर्भर थे। अंग्रेजों द्वारा अपने साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति के लिए आदिवासियों के सामूहिक, सामुदायिक और परंपरागत अधिकारों को नकार दिया गया। दूसरी तरफ वन विभाग एक दमनकारी संस्था के रूप में उभरकर सामने आया। औपनिवेशिक नीतियों ने कृषि भूमि और वन भूमि को विभाजित कर दिया। वनों में आदिवासियों के प्रवेश और पालतू पशुओं को चराने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। झूम खेती की समाप्ति ने जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर दिया। वन संरक्षण और प्रबंधन के परंपरागत तरीकों की जगह ब्रिटिश आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति और साम्राज्य विस्तार को प्राथमिकता दी गई। वन कानूनों ने सरकार को जंगल का मालिक बना दिया। आदिवासियों को अतिक्रमणकारी घोषित कर दिया, लिहाजा उन्हें आदिवासियों के विरोध का सामना करना पड़ा। अंग्रेज इन प्रतिरोधों को कानूनी और प्रशासनिक समस्या मनाते थे, इसलिए उन्होंने इसे सैन्य ताकत से कुचलने का प्रयास किया। लेकिन यह न तो कानूनी समस्या थी और न प्रशासनिक। यह पूर्णतः आदिवासियों के परंपरागत अधिकारों और अस्तित्व तथा अंग्रेजी नीतियों का टकराव था। गैर आदिवासियों की तरह आदिवासी कभी अंग्रेजी सत्ता का हिस्सेदार नहीं बने, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें राज्य विरोधी घोषित किया। उनके क्षेत्रों में गैर आदिवासियों को लाकर बसाया गया। पुलिस चौकियां खोली गईं। विरोध करने पर गांव जला दिए गए। गिरफ्तारी हुई, फांसी दी गई, पूरे कबीले को क्रिमिनल घोषित कर दिया गया। इसके बावजूद वे राजा, महाराजा, नवाब, सामंत, जमींदार, साहूकार, महाजनों की तरह अंग्रेजों के वफादार नहीं बने। एक तरफ अंग्रेजों ने वन भूमि पर कब्जा किया और आदिवासियों को उससे बेदखल किया। दूसरी तरफ आदिवासी क्षेत्रों का सीमांकन, शेड्यूल एरिया किया और अलग श्रेणी शेड्यूल ट्राइब का गठन किया। शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 के तहत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों को बहिष्कृत एक्सक्लूड की श्रेणी में रखा गया।